नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक पर और इंडस्ट्रीज के साथ स्टॉक फ्यूचर्स पर आपकी अप्रोच क्या हो अभी से लेकर 3:30 तक सब पे करेंगे बातचीत। प्रशांत सावंत हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे आज। बहरहाल इस वक्त निफ्टी बैंक डिहाइड्रेट कर रहे हैं। प्रशांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आपके पास आता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन आज सुबह देखिए जब कल रात भारत पे फाइनली टैरिफ लगी गए, उसके बाद से जो सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स की टेंडेंसी थी, नैस्डैक फ्यूचर्स की टेंडेंसी थी और जिस ट्रेजेक्ट्री में गिफ्ट निफ्टी खुला, एक कंप्लीट पैनिक था। यकीन मानिए एक समय करीब 400-380 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी था, बट हमारी ओपनिंग उसके अगेंस्ट आप देखें ना तो फिर भी एक तुलनात्मक तरीके से अच्छी हुई। फार्मा ने, बैंक्स ने और कुछ NBFCs ने अपना रंग अच्छा, अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना अच्छा बिखेरा, स्ट्रॉन्ग थे, मूव स्ट्रॉन्ग था। मैंने अपनी कमेंट्री में एक बात क्लियरली लिखी थी, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था 50 और 20 डे एक्सपेंशन के बीच, और बेस 1 और बेस 2 के बीच में मैंने आज एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल रखा था। मैंने क्लियरली एक बात कही थी, क्योंकि देखिए क्या होता है 630 से लेकर 915 के बीच में बड़े डाइवर्जेंस आ जाते हैं निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस में। क्रिटिकल इज 161 और ये हेडर में स्पेशली मेंशन था कि एनी पुल बैक विल बी ए मीनिंगफुल पुल बैक अगर वो ट्रेवल करना शुरू करे 23,161 के ऊपर। 161 का मतलब ये है कि आप 20 और 50 दोनों की कंबाइंड ट्रेजेक्ट्री को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और मोर स्पेशली अगर आप 161 को ट्रांसलेट करें कुछ देर के लिए 5 मिनट चार्ट पे, तो उसको आप देखेंगे कि 161 क्या है। पिछले 3 दिन की ट्रेडिंग रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर था 161। आपने उसको रिगेन किया, अब आप आ गए हैं डे हाई पर। और मैंने शुरुआती, अगर आप देखें लगभग आधे घंटे के सेशन के बाद एक ट्वीट भी किया था सभी ट्रेडर्स के लिए कि राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग अ चैनल। जो शुरुआती 1 घंटे के स्टैट्स थे उसमें क्लियरली विजिबल था कि 23,300 की कॉल बिक रही है और 23,200 की पुट बिक रही है। सो मैंने वहां एक ट्वीट किया उस वक्त कि राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग अ ट्रेड रेंज बिटवीन 23,280 जो कि टेंडेमा था और 23,310 जो कि कॉलाइटस का जोन है, और नीचे 23,161 और 23,130। याद रखिएगा अभी तक हम वो 23,310 पार नहीं कर पाए। याद रखिएगा कॉल राइटिंग हो रही है, अभी भी उस स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग हो रही है। अब लेके आइए स्टैट्स, सिंस इट्स एक्सपायरी डे। देखिए ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूं वी आर क्रिएटिंग अ रेंज, वी आर क्रिएटिंग अ रेंज, वी आर क्रिएटिंग अ रेंज, क्योंकि ये एक्सपायरी डे भी है। इसका बड़ा इंपैक्ट होता है सेकेंड हाफ के लिए। लुक एट आउटस्टैंडिंग OI एट 23,300। मैं इसलिए कह रहा था सुबह से ये कॉल बिक रही है और इसका आउटस्टैंडिंग OI 4.5 करोड़ हो गया जनाब। तो ये 23,300 का कॉल राइटर कह रहा है कि ना, मैं निकलने नहीं दूंगा इस जोन से आपको बाहर। एंड सेम इज द केस विद पुट राइटर्स। 23,200 आउटस्टैंडिंग OI 3.93 CR और करीब 3.25 करोड़ पुट पे किया यहाँ पर। देखिए डॉक्टर साहब प्लीज कुछ देर में डाउ फ्यूचर्स भी रेडी रखिएगा, है ना। डाउ फ्यूचर्स लेके आइए स्क्रीन पे। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जरा डाउ फ्यूचर्स देखिए। अभी भी आपको डाउ फ्यूचर्स में एक पैनिक नजर आ रहा है। S&P फ्यूचर्स 172 अंक नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 680 पॉइंट्स नीचे है। अब आप समझ लीजिए, लेवल्स नोट करके रख लीजिए। अगर आप सेकेंड हाफ में इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर निकल गए 23,310, तो 2-3 लेवल नोट करके रखिएगा। इन दैट केस एज पर द 5 मिनट चार्ट्स बिहेवियर 23,356 और 23,398 की ट्रेजेक्ट्री भी मिल सकती है। यानी 50-50 पॉइंट के 2 ट्रांचेस निफ्टी पर जुड़ सकते हैं, 23,356 और 23,398। अभी तक इस कमेंट्री को वहीं पे सीमित रखेंगे, मतलब 100 पॉइंट खुलेंगे अबाउ 310, और नहीं तो याद रखिएगा निफ्टी इसी रेंज में एक्सपायर हो जाएगा 23,310 के नीचे और 23,161 के, और मोर प्रिसाइसली 23,200 के ऊपर। और देखिए अगर टुवर्ड्स क्लोज कोई पैनिक आए और अगर हम 23,161 और 23,150 के नीचे क्लोज दे दें तो वो खराब होगा, क्योंकि वो प्राइस में अभी तक नहीं है। क्योंकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स अभी भी सिंक कर रहे हैं, तो वो पिक्चर रखते हैं अभी, ठीक है ना। 23,150, 23,130 जो कि मैंने
ट्वीट भी किया था, आप देख भी सकते हैं, उसके नीचे का क्लोज खराब होगा। लेवल ड्रॉ कर दिया हमने निफ्टी के। अब ले आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे जरा बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए निफ्टी बैंक पर बेस वन कहाँ से आया? एक दो चीज़ें हैं। निफ्टी बैंक ने कल भी और परसों भी डाउन स्विंग में एक चीज़ को मेंटेन किया था, दैट वाज 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आपने एक चीज़ देखी होगी ना, सिंस अब हमारे पास वीकली पुट राइटर्स नहीं होते, हमारे पे मंथली पुट राइटर होते हैं, तो हमें दो जोन से अगर आप देखें आज रेफरेंस लेना था, 51,107 और 50,832। और मैंने अपने ट्वीट में स्पेशली सुबह मॉर्निंग कमेंट में लिखा था, अ पुल बैक अबाउ 5832, कोई भी पुल बैक अगर 832 के ऊपर रहा तो दैट विल बी अ मीनिंगफुल पुल बैक। और इन दैट केस RS1 लिखा है ये स्क्रीन पे जरा, RS1 आपकी स्क्रीन पे आएगा और निफ्टी बैंक एग्जैक्टली इस वक्त RS1 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। देखिए मीनिंगफुल ट्रेड निफ्टी बैंक में मिल चुका है, मीनिंगफुल ट्रेड तो मिल चुका है, आप यकीन मानिए। और अगर आप निफ्टी बैंक के स्टैट्स को देखेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, निफ्टी बैंक में आपको मैं क्लियरली एक बात कह रहा हूँ, बिटवीन 51, 518 एंड 738 मल्टीपल स्विंग्स हैं, मल्टीपल स्विंग हाइज हैं, उस जोन को काटना डिफिकल्ट होगा। आपकी स्क्रीन पे 51,500 की कॉल 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, एंड सेम इज द केस विद 800। ये जो जोन है ना 51,500 से लेकर 750 तक है, इट्स अ डिफिकल्ट वन, नो डाउट अबाउट दैट। अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं प्रॉफिट बुक करके बैठता एंड आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 51,750 टू बी क्रॉस्ड, वो क्रॉस हो जाए। और नीचे याद रखिएगा, एज पर द पुट राइटर्स 51,200, 51,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो मीनिंगफुल बेस अभी भी वही परसिस्ट करेगा जो कि सुबह था। बट एक बात मान के चलिएगा, 51,500 से 51,750 इट्स अ टफ जोन। प्रशांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, ये मेरा व्यू था और आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू क्या है निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? जी वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस हावी हो सकती है। बैंक निफ्टी में हम बात करेंगे, मेरा व्यू आपके साथ ऑलमोस्ट सहमत है। निफ्टी के बारे में अगर बात करें, हम फ्यूचर्स अभी ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट स्ट्राइकिंग रेंज बट मान के चलेंगे 23,400, 23,400 पे। मैं यहाँ एक 150 पॉइंट की रिस्क लेके, 140 पॉइंट की रिस्क लेके शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 23,540, 23,540, 550 के जोन में फ्यूचर्स लेवल। और यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टारगेट वन मेरा 23,000, क्योंकि एक राउंड नंबर इमोशनल नंबर होता है, बट ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये मूव 22,900, 22,880 इस जोन तक जा सकती है। सो 23,540 फ्यूचर्स लेवल रख के मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कल का हाई होगा। ऑलमोस्ट हम मान के चलेंगे फ्यूचर्स में 51,900, 52,000 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन में। अहम लेवल्स रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा 51,900, 52,000 फ्यूचर्स लेवल, और जो कल का लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 51,100, 51,100, ये बहुत अहम होगा। ये अगर किसी भी वजह से ब्रेक हो, मुझे लग रहा है हम फिर से एक बार फ्यूचर्स में 50,500, 50,400 के जोन्स को टेस्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए इन दो लेवल्स पे ध्यान रखना होगा, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। और अगर डाउन साइड में ब्रेक हो तो मुझे लग रहा है एक बड़ी मूव आ सकती है। तो बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन, और निफ्टी जैसे मैंने कहा 23,540 फ्यूचर्स का एसएल रख के मैं यहाँ पे शॉर्ट जाना चाहूंगा। ओके, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स, अभी तक इन मार्केट्स ने रोल आउट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी, रेजिलियंस दिखाई जिसे कहते हैं। बट थोड़ा सा आप लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। 310 विल बी अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, नहीं पार होता तो ये एक्सपायरी एज पर द राइटर्स जो मैंने अब आपको दिखाया था वो एक रेंज में रह जाएगी बिटवीन 200 एंड 300। बट कोलैप्स और जैसे कहते हैं अगेंस्ट, आई थिंक ये मतलब इन ये जो फ्यूचर्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अगर इससे तालमेल बिठाया निफ्टी ने तो वो क्लोज 23,130 के नीचे होगा, याद रखिएगा। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, डेफिनेटली चाहे निफ्टी बैंक कुछ भी करें, स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी अच्छे और बड़े कैलकुलेटेड रिस्क पे रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है इस वक्त? 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक किया आपने? जी वीरू जी, बिल्कुल। आई थिंक जो आपने एक लाइन में कहा कि रिस्क टू रिवॉर्ड स्टॉक्स में काफी अच्छा है, मैं भी उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम जियो फाइनेंस की तरफ देखें, एक स्लोपिंग अपवर्ड्स 20 डेमा यहाँ नजर आ रहा है, और आफ्टर अ सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ एक कोशिश हो रही है हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की। थोड़ा एक्यूमुलेशन वॉल्यूम भी नजर आ रहा है।
तो मैं यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करके लॉन्ग जाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर हम स्पॉट लेवल देखें ऑलमोस्ट 229-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 223 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के मेरा यहाँ पे टारगेट होगा 245 245। मुझे लग रहा है यहाँ तक हम जा सकते हैं, बट पोजिशनली अगर हम देखें थोड़ा नजरिया बड़ा रखें, 200 दिनों की एवरेज 280 पे प्लेस्ड है, ये पुल बैक वहां तक जा सकता है। फिलहाल जैसे मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट 245 और 223 का स्टॉप लॉस। नेक्स्ट पिक मेरा एसआरएफ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे वीकनेस नजर आ रही है, और एक जो कल 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ था वो नेगेट हो चुका है। वॉल्यूम्स भी काफी डिसेंट नजर आ रहे हैं, तो यहाँ मैं बिग वाली रेकमेंड करूंगा। अभी हम ऑलमोस्ट 2860 2855 जोन में स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 2890-95 के जोन में, 2890 2895। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 2750 2750 का। और लास्ट पिक मेरी होगी यूपीएल। तो यूपीएल का अगर हम पैटर्न देखें, यहाँ एक ब्रेकआउट फेलियर नजर आ रहा है मुझे, जो सस्टेन नहीं कर पा रहा है कल के क्लोजिंग के आसपास, और हम ऑलमोस्ट 650 के अहम लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 645 646 के आसपास। तो यहाँ भी मैं एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 663 के ऊपर, अबाउट 663 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 610 610 का। ओके आपने यहाँ पर कुछ केमिकल्स पे कॉल ली, जियो पे आपने एक बाय कॉल लिया। याद रखिएगा जरा जियो की कॉल लिखाएगा, सिंस इट्स बाय कॉल ऑन जियो, प्लीज़ इस पर एक निजी राय ज़रूर रखें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है और उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी भी आती है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू दिया गया है, तो प्लीज़ किसी भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट से पहले एक राय अपने सलाहकार की ज़रूर रखें। चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक का वक्त है, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। और आज सुर्खियों में है, क्यों है, वजह क्या है, कारण क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद कहते के साथ। स्वागत है फिर मैं आपका एक बार फिर से, और कुछ देर में हम यतिन से बात करेंगे आरबीआई के नोटिस पर, वजह क्या रही, आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को ये आखिरकार नोटिस जारी क्यों किया है, सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन एक बार एक दो स्टॉक्स और लेके आइए। मैं देखिए फार्मा तो आज सुबह से काफ़ी बातचीत हो चुकी है। मैं आज सुबह सुबह की वो जो पल्स की रीडिंग थी उसमें एक बात और महसूस कर रहा था कि पीएसयू बैंक्स जो हैं वो इस वक्त प्राइवेट के तुलना में, क्योंकि लास्ट 22,000 से लेकर जब हमारा 23,880 तक का पुल बैक था उसमें वो एक बहुत अहम भूमिका निभा चुके थे। इस बार पीएसयू बैंक ज़्यादा अच्छा मूव कर रहे हैं। कैनरा बैंक 9378 बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, और एग्जैक्टली ये प्राइस इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। आप एक बार स्क्रीन पे प्लीज़ रखिएगा यूनियन बैंक, इस वक्त मेरी बात करते करते डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, एंड सेम इज़ द केस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई भी इस वक्त दिन के सबसे सर्वोच्च स्तरों पर, और मोर इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, ये रीडिंग आपकी क्या पीएसयू बैंक्स पे कुछ सिमिलर है या नहीं? आपका पीएसयू बैंक्स पे व्यू इस वक्त? वीरू जी, आपने जो वेरी फर्स्ट पिक कही कैनरा बैंक, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। और मुझे लग रहा है कि अभी हम ऑलमोस्ट 93 94 जोन के आसपास है। कल का जो लो है 90 के जस्ट नीचे, ऑलमोस्ट 89 के आसपास, इसको स्टॉप लॉस रख के थोड़ा पोजिशनल अप्रोच। पहला हर्डल होगा, टारगेट नहीं, बट पहला हर्डल 200 दिनों के एवरेज जो 97 97 पे प्लेस्ड है। कंफर्टेबली मुझे लग रहा है इसके ऊपर हम निकल जाए तो हम 103 105 तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा पोजिशनल नजरिया रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड काफी जस्टिफाइड है। ओके, कैनरा बैंक 9331 पे ये आपका मतलब एक पसंदीदा कॉल। देखिए मैं इस वक्त इनकी बाय कॉल तो नहीं कहूँगा, बट एक पसंदीदा कॉल कहूँगा। अच्छा, जीएमआर एयरपोर्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आई मीन परसों एक नेगेटिव खबर थी, नेगेटिव डेवलपमेंट था, जिस प्रकार का मूव इसने दिया है, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए वीकली पर भी कन्वर्ट करके देख रहा था प्रशांत जी, दोनों पे मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि ऑन पॉजिटिव साइड, ऑन लॉन्ग साइड, मेरे ख्याल से 2 फरवरी के बाद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीक रहेगा। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये शायद डे प्रोस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन क्या पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से इसने अपने आप को किसी तेज़ी के मोड में अब डाल लिया है क्या? आपका व्यू जीएमआर एयरपोर्ट्स पे इस वक्त? वीरू जी, सबसे अहम चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि तीनों दिनों से वॉल्यूम्स राइजिंग थे, और आज हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जहां 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मान के चलेंगे क्लोज भी होंगे, थोड़ा स्ट्रेच्ड है, बट ये क्लियर अब बाय ऑन डिप्स टेक्सचर में आ चुका है।
तो कोई भी डिप मिले करीबन 79-80, मुझे लग रहा है पोजिशनल अप्रोच रख के यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी होगी। आपका स्टॉप लॉस जो है आज के डे लो के नीचे यानी करीबन 77 के आसपास 77 रख के पोजिशनल अप्रोच रखिए। मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली डिप पे मिलने के बाद 85-88 के जोन्स दिखा सकता है। हम्म, ये रही बात GMR एयरपोर्ट्स पे, लेकिन अब वाली क्या आई स्क्रीन पे बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस ने पूरे CY25 में, मतलब जनवरी से लेके अब तक, स्पेशली जब बाजार का बहुत कमज़ोर दौर था, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था ये, चंबल, भारती एयरटेल, ये तीन सबसे स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन बजाज फाइनेंस का पिछले, अगर आप 26 मार्च से प्राइस बिहेवियर देखें, ख़राब है। पहले ओवरबॉट था, फिर कूल ऑफ हुआ, 10 डेमा पे आया, फिर आज 20 डेमा तोड़ दिया। इतना ख़राब नेगेटिव रिएक्शन बजाज फाइनेंस ने शॉर्ट टर्म में पिछले 3 महीने में कभी नहीं दिया। लेकिन आज के इस गिरावट का वजह क्या है, यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। यतिन, ऐसा क्या हुआ कि आज बजाज फाइनेंस में एक औंधे मुँह गिरावट है डे लो पर, रीज़न? तो वीरू, अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो आरबीआई की तरफ से एक बड़ी गाज गिरती हुई नज़र आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो हिसाब से हमको ये जानकारी मिल रही है कि आरबीआई ने एक चिट्ठी भेजी है बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट को और बोर्ड को, जिसके अंदर बहुत सारे लैप्सेस और नॉन कंप्लायंस इश्यूज़ की बातें जो है आरबीआई ने आगे की हैं। इनफैक्ट आरबीआई के जो लेटर है उसके अंदर क्रेडिट कार्ड कारोबार को लेके लैप्सेस जो हो रहे हैं, खास करके जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनके कारोबार को लेके एक चिंता उठाई है आरबीआई ने, क्योंकि ये कस्टमर्स के लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि आपूर्ति में बजाज फाइनेंस ने बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के जो मसौदे होते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फॉलो नहीं किया। इनफैक्ट आरबीआई को लगता है कि जो साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी को रिलेटेड चीज़ें हैं उनको और भी दुरुस्त की जाए, क्योंकि इससे डेटा लीकेज का जो खतरा है वो कम करना बहुत ज़रूरी है। खास करके बजाज फाइनेंस जो बहुत बड़े कस्टमर बेस और डेटाबेस के साथ चलता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेके, डेटा लीक को लेके और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के बाद जो होती है, क्योंकि एक बार डेटा लीक हो जाता है तो बहुत सारे कस्टमर्स के साथ फ्रॉड भी होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, जिसके कारण आरबीआई ने एक कड़क लेटर में बजाज फाइनेंस को वार्निंग दी है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के बोर्ड को कहा है कि कंप्लायंस को एडहियर करना ज़रूरी है। इनफैक्ट एक एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपॉइंट करना होगा, जिसके जरिए ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ लैप्सेस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ कंप्लायंस की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कहाँ पे आईटी रिलेटेड इशू हैं, ये फाइंड करना होगा और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आरबीआई को ये चीज़ रिपोर्ट करनी होगी। इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी और आईटी के कंट्रोल्स और डेटा लीक को कम करने की जो कोशिश है वो बजाज फाइनेंस को करनी होगी। और इस वार्निंग लेटर के बाद शेयर में आप थोड़ा बहुत दबाव देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो क्वार्टरली अपडेट है बजाज फाइनेंस का वो भी बाकी है, उसके पहले भी स्टॉक थोड़ा बहुत नर्वस आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो यहाँ पे इशू जो रेज आरबीआई ने किया है, दैट्स वाई इस वक्त बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे डीलो की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है। देखिए बजाज फाइनेंस से, जैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ, अभी यतिन ने आपको पूरा अपडेट भी दिया, इतने बड़े फ्रैक्शन से, इतने बड़े अगर आप देखें डिफरेंस से 20 डेमा को कभी नहीं तोड़ा। एक बात समझिएगा, कोई भी मजबूत शेयर जब होता है, अप ट्रेंड में होता है, बहुत चलने के बाद कूलिंग ऑफ हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा आएगा, रिट्रेस होगा, थोड़ा सा गिरेगा, फिर गिर के समझ जाएगा। लेकिन उस गिरने और संभलने की प्रक्रिया में दो एवरेजेस बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, 10 और 20। लेकिन इस बार ये दोनों के नीचे है। प्रशांत, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस या फिर अब तक एग्जिट होना चाहिए था, अगर आपकी एक ट्रेड पोजीशन है तो? वीरू जी, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपने जो कहा 20 दिनों के एवरेज डेफिनेटली एक कंसर्न है, बट अगर किसी के पास पोजीशन है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक और चांस देना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। 8430, 8430, हार्डली 30 पॉइंट्स बिलो करंट लेवल, ये अगर ब्रेक हो तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए, बट अभी करंट पैनिक में नहीं निकलना चाहिए। एक 30 पॉइंट का ब्रीदर देना चाहिए। ये ब्रेक हो तो डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट करके एग्जिट करना चाहिए। चलिए, ये है बजाज फाइनेंस पे नजरिया इस डेवलपमेंट पे। एक भी काम करते, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब एक काम करते हैं, आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। बताइए प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरू जी, यहाँ अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है केपीआईटी में वीकनेस बढ़ सकती है। हम अभी ऑलमोस्ट 1230 के लेवल पे, और एक जो अहम लेवल था 1250 का, उसको हम डिसिसिवली ब्रेक कर चुके हैं। तो इसकी जो 1240 1240 स्ट्राइक प्राइस स्लाइटली इन द मनी जो पुट ऑप्शन है, वो करीबन 65 के आसपास ट्रेड कर रही है, 67 के आसपास। यहाँ 50 के नीचे यानी 48 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। और जो टारगेट होगा वो होगा 90 से लेके 105, टारगेट 190 और टारगेट 2 105 105। ओके, केपीआईटी टेक की 1240 की पुट, तो यहाँ पर अभी भी आप केपीआईटी पर एक नेगेटिव भी रखते हैं, 67 पे ट्रेड कर रही है, ये आपको पिक करनी है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि फार्मा में आपने क्या ट्रेड करवाया अपने क्लाइंट्स को आज, प्रशांत? तो वीरू जी, एक्चुअली 2 दिनों पहले लुपिन पे लॉन्ग नजरिया शेयर किया था, बट कल बुकआउट करवाया था। इसकी वजह बहुत सिंपल थी कि एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है, और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट में मेरी राय हमेशा होती है कि हेवी पोजीशन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आज हमें लग सकता है कि ये ऊपर आया है, शायद मेरी राय सही थी, बट अगर ये हमारे खिलाफ जाता तो ये लॉस काफी बड़ा हो सकता था। बेटर इज यू स्टे आउट, बट डेफिनेटली नजरिया था कि थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा था, इसीलिए एक लॉन्ग अप्रोच लिया था। बिकॉज ऑफ द इवेंट वी वर आउट। चलिए देखिए, एक काम करते हैं, सारे स्टॉक्स पूरे हो गए, जरा जाते जाते एक बार प्लीज़ निफ्टी के ऑप्शंस की वो प्लेट फिर रखिएगा। मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लोजिंग क्रिटिकल है, अभी तक अगर आप अपने चार्ट्स पे 10 डे लगा लीजिए निफ्टी पर, ऊपर ड्रॉ कर लीजिए 100, नीचे 100 और ऊपर 100 और 200, नीचे 50 और 20, आप इन दोनों एवरेजेस के बीचों बीच है, चारों एवरेजेस के बीच में है, और ठीक बीच में टेंडेमा खड़ा है, और वही ऑप्शन राइटर्स ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 करोड़ कॉल बिक गई हैं 23,300 पे, सिंपली क्रॉसिंग 23,310 ऑन द हायर साइड, एक 23,400, ये 23,358 और 96 तक का मूव प्रोवाइड करेगा। लेकिन नीचे शॉर्ट की गुंजाइश तो अभी एज ऑफ नाउ मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मूव अच्छे हैं, बट कोलैप्स तभी होगा अब अगर आप 23,150 या फिर 130 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ दें। ये बात आखिरी में कहनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स अभी भी बहुत सब्सटेंशियल लॉसेस लेकर ट्रेड कर रहे हैं। मैं आखिरी में एक स्टॉक और जोड़ जाऊंगा बस इस पूरे के पूरे, मतलब आज के मूव में, एंड दैट्स लास्ट स्टॉक इज, एक बार लेके आइएगा, लीडर इन द पैक, अल्ट्राटेक सीमेंट। इट्स 11,569। सुबह सुबह हमने आज रैमको सीमेंट से बात की थी। प्रशांत, आखिरी स्टॉक 11,570, हालांकि ये पूरा का पूरा क्लस्टर है, मैंने 11,580, 90, 650 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ प्रॉफिट समेट लें या फिर अभी ऊपर की गुंजाइश कुछ बकी है इसमें? तो वीरू जी, कल इस पे थोड़ा मेरा बेरिश नजरिया था, बट आज इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप नजर आई है, निचले लेवल से बाइंग आ रही है। यहाँ पे एक गैप है 11,510। तो जैसे आपने कहा कि प्रॉफिट समेटना चाहिए ट्रेल करके, आप 11,475, 11,475, हार्डली 30 पॉइंट्स बिलो करंट प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अगर यहाँ से थोड़ा भी वीकनेस आए, आपके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट नियर टू द डे हाई बुक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे। अपने एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार आपको फिर उस मुद्दे से वाकिफ करा देते हैं। जी हाँ, ये साल का वो समय है जो महत्वपूर्ण होता है और शायद जिसका इंतजार आपको हो भी, न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025। जी हाँ, एक साथ लेकर आ रहा है उन सब बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे एक नया आकार। जी हाँ, 8 और 9 अप्रैल के इस इवेंट के लिए जो भारत मंडपम में है नई दिल्ली में, इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें।